नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संज्ञानात्मक विकास के निर्धारकों की विवेचना कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, यहाँ पे आपको संज्ञानात्मक विकास के निर्धारकों की विवेचना करना है। यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, यहाँ पे आपको संज्ञानात्मक विकास के निर्धारकों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था होता है, आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में जो संज्ञानात्मक विकास होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बालकों के क्रियात्मक विकास के बारे में लिखिए। यानी कि जो बालक होते हैं और जो बालकों के अंदर जो क्रियात्मक विकास होता है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बालकों के क्रियात्मक विकास के बारे में लिखना है। यानी कि बालक के अंदर जो भी क्रियात्मक विकास होता है, बालकों के अंदर क्रियात्मक विकास के बारे में आपको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भाषा विकास होता है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों के बारे में आपको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चों के वाणी विकार और वाणी में सुधार के सुझाव को समझाइए। यानी कि बच्चों के जो वाणु विकार होता है, यानी कि बच्चों के वाणी में जो दोष होता है और वाणी में सुधार के क्या सुझाव हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों को बताना है। यानी कि बच्चों के वाणी में जो दोष होता है उसके बारे में बताना है, कि जो विकार होता है यहाँ पे आपको बच्चों के वाणी विकार के बारे में बताना है और बच्चों के वाणी में सुधार के सुझाव भी देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यहाँ पर दोस्तों भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको उन कारकों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य क्या है। यहाँ पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य क्या है। यहाँ पे आपको शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भावस्था के प्राकृतिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो गर्भावस्था होता है, गर्भावस्था के प्राकृतिक लक्षण कौन कौन से हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको आठवें क्वेश्चन के अंदर गर्भावस्था के प्राकृतिक लक्षणों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दे रहा है, विस्थापक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। यानी कि नौवें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि विस्थापक पदार्थ क्या होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको विस्थापक पदार्थों के बारे में बताना है। यानी कि विस्थापक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है, इसका मतलब यह है कि विस्थापक पदार्थों से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको विस्थापक पदार्थों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। यानी कि दोस्तों पहले हम लोगों ने विस्थापक पदार्थों के बारे में जाना है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर अनुपूरक पदार्थों के बारे में बताना है। यानी कि अनुपूरक पदार्थ क्या होता है इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब आप भोजन पकाते हैं तो भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको 11वें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं बृहद पोषक तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और जो बृहद पोषक तत्व होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको सूक्ष्म पोषक तत्व और बृहद पोषक तत्व पर क्या करना है, इन दोनों तत्वों पर आपको टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलित आहार किसे कहते हैं, पर्याप्त आहार व संतुलित आहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित आहार क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको 13वें क्वेश्चन के अंदर पर्याप्त आहार व संतुलित आहार में अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि पर्याप्त आहार क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, यहाँ पे आपको पर्याप्त आहार व संतुलित आहार में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हार्मोन की परिभाषा देते हुए ग्लूकागान एवं इंसुलिन के कार्य लिखिए। यानी कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको हार्मोन की परिभाषा देना है और हार्मोन की परिभाषा देते हुए क्या करना है, ग्लूकागान एवं इंसुलिन के कार्य लिखना है। यानी कि
कि जो ग्लूकागान होता है और जो इंसुलिन होता है, यहाँ पे आपको ग्लूकागान एवं इंसुलिन के कार्य लिखना है और सबसे पहले आपको हार्मोन की परिभाषा देना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आरंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकार को स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आरंभिक बाल्यावस्था होता है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको आरंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकार को स्पष्ट करना है। यानी कि आरंभिक बाल्यावस्था में जो भाषा विकार होता है, यानी कि जो भाषा के दोष होते हैं, यहाँ पे आपको आरंभिक बाल्यावस्था में भाषा विकार को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, उसके प्रमुख व्यवहार प्रतिमानों का वर्णन कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो आरंभिक या पूर्व बाल्यावस्था होता है उसमें बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पूर्व बाल्यावस्था होता है या जो आरंभिक बाल्यावस्था होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि आरंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। और यहाँ पर दोस्तों आगे कह रहा है कि उसके प्रमुख व्यवहार प्रतिमानों का वर्णन कीजिए। यानी कि जब उसका विकास होता है, यानी कि जब उसका सामाजिक विकास होता है तो उस समय उसके अंदर कौन से व्यवहार प्रतिमान होते हैं, उसके प्रमुख व्यवहार प्रतिमानों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों व विकास का वर्णन कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूर्व बाल्यावस्था होता है, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर पूर्व बाल्यावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों विकास का वर्णन करना है। यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में जो भी शारीरिक परिवर्तन है उसके बारे में आपको बताना है, यानी कि जो भी शारीरिक परिवर्तन होता है उसके बारे में आपको बताना है और विकास का वर्णन करना है कि उसके अंदर कौन कौन से विकास होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवावस्था में पाए जाने वाले स्वयंगु का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो शैशवावस्था होता है उसमें पाए जाने वाले जो भी स्वयं होते हैं, यहाँ पे आपको शैशवावस्था में पाए जाने वाले स्वयंगु का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास का वर्णन कीजिए। यानी कि पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास का वर्णन करना है। यानी कि जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था में जो क्रियात्मक विकास होता है, यहाँ पे आपको क्रियात्मक विकास का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नवजात शिशु की शरीर शास्त्रीय क्रियाओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नवजात शिशु होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको नवजात शिशु की शरीर शास्त्रीय क्रियाओं पर प्रकाश डालना है। यानी कि जो नवजात शिशु की शरीर शास्त्रीय क्रिया होता है, यहाँ पे आपको नवजात शिशु की शरीर शास्त्रीय क्रियाओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों की चर्चा कीजिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो गर्भकालीन विकास होता है, यहाँ पे आपको गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले जो भी विभिन्न तत्व हैं, यहाँ पे आपको गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का चर्चा करना है। यानी कि विभिन्न तत्वों के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वसन क्रिया से आप क्या समझते हैं, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों की संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन क्रिया से आप क्या समझते हैं, श्वसन क्रिया किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों की संरचना बनाना है। यानी कि जो भी श्वसन तंत्र के अंग होते हैं, यहाँ पे आपको श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों की संरचना बनाना है और उसका वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको कार्यों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण करना है। यानी कि जो भोजन होता है, यहाँ पे आपको भोजन का वर्गीकरण करना है किसके आधार पर, कार्यों के आधार पर। यानी कि कार्यों के आधार पर आपको भोजन का वर्गीकरण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आहार को परिभाषित कीजिए तथा भोजन के कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि आहार क्या होता है, यहाँ पे आपको आहार की परिभाषा लिखना है और भोजन के कार्यों का वर्णन करना है। टोटल आपके 10 क्वेश्चनों के जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सिर्फ मिला करके नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।